साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी आज की जो कक्षा है उसमें हम समास के प्रश्न उत्तर ही करेंगे। इससे पिछली कक्षा में भी समास के प्रश्न उत्तर किए थे, उसके आगे की स्थिति हम जानेंगे, कैसे करना है देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो देखेंगे, शाखा मृग शब्द में जो कौन सा समास है। शाखा मृग में समास कौन सा है। इसके चार विकल्प हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय और अविभाव। चार हमारे पास इसके विकल्प हैं। याद करेंगे, शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, यानी ये शाखा मृग शब्द किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये होता है बंदर के अर्थ में। समास कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, देखो कौन सी बहुव्रीहि समास की विशेषता नहीं होती। बहुव्रीहि समास की विशेषता कौन सी नहीं है, ये देखेंगे। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, विशिष्ट अर्थ निकलता है। देखो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, विशिष्ट अर्थ निकलता है, उपमेय उपमान संबंध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। चार इसके विकल्प हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, विशिष्ट अर्थ निकलता है, उपमेय उपमान संबंध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। बहुव्रीहि समास में देखो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये हमें पता है। नहीं पहला प्रधान होता है, ये में कट लगाते हैं कि ये भी प्रधान नहीं, ये भी प्रधान नहीं। अन्य पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों ही पद गौण होते हैं, ये बात सही है। विशिष्ट अर्थ भी निकलता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बनती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपमान उपमेय संबंध। ये किस में होता है, उपमान उपमेय संबंध ये होता है कर्मधारय समास में। ये हमें ध्यान में रखना है कि कर्मधारय समास में उपमान उपमेय संबंध होता है। वो चंद्रमुख मुख चंद्र वाली बात यहाँ इसमें आती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखें यहाँ पे, किस पद में बहुव्रीहि समास नहीं है। बहुव्रीहि समास किस में नहीं है, गजानन, जयपुर, सीताराम और दशानन। चार विकल्प हैं, विचार करें कौन सा विकल्प सही है। तीन एक जैसे लग रहे हैं, एक अलग दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे। गजानन शब्द जो है वो गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, यानी गणेश जी के लिए गज का आनन है इसके लिए। जयपुर है वो जयसिंह द्वारा बसाया गया नगर है, एक शहर विशेष के लिए प्रयुक्त है, शहर विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द है। सीताराम है वो सीता और राम के लिए प्रयुक्त है, दशानन रावण के लिए प्रयुक्त है। अब हमें प्रश्न पूछा है बहुव्रीहि नहीं है, तो बहुव्रीहि देखो गणेश जी का वाले बहुव्रीहि है, दशानन रावण भी बहुव्रीहि है। अब जयपुर और सीताराम में से एक उत्तर रहेगा। जयपुर भी शहर विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है ये, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुव्रीहि समास होता है, तो ये भी है। अब इसमें सीताराम का जो विग्रह है, सीता और राम, इसमें समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ये ध्यान करेंगे, द्वंद्व समास होता है सीता और राम, तो ये आपका उत्तर रहेगा, ये सीताराम। यह बहुव्रीहि नहीं है, द्वंद्व समास है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। यदि एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी वानी, चाय वाय आदि, तो वहाँ कौन सा समास होता है, ये जानना है। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। चार विकल्प है, मतलब एक सार्थक के साथ निरर्थक, तो याद करेंगे ये होता है किसमें, द्वंद्व समास में। मतलब चाय वाय, तो चाय आदि, ये कौन सा हो गया, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का उदाहरण है, मतलब इसमें चाय आदि का मतलब चाय के आगे कुछ और भी चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ और भी उसके साथ ला सकते हैं। चाय वाय लाना, भाई पानी वानी लाना, ऐसे इस तरह के शब्द, तो समाहार द्वंद्व का उदाहरण है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम, देखो किस सामासिक पद में, देखो किस सामासिक पद का जो विग्रह है वो गलत है। चार शब्द दे रखे हैं, सब देखेंगे। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये गाड़ी ही गाड़ी है चारों। चीलगाड़ी, चील द्वारा चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। चार विग्रह हैं, चारों गाड़ियां हैं। बैलगाड़ी का बताया, इसमें बैलों से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। चीलगाड़ी, चील द्वारा चलने वाली गाड़ी। और मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। तो साथियों, जो इसका जो उत्तर रहेगा वो है चील गाड़ी। ये चील गाड़ी का जो विग्रह है ये गलत है, इसमें आ जाएगा चील के समान गाड़ी। चील गाड़ी हम हवाई जहाज को बोलते हैं,
हवाई जहाज़ की जो आकृति है वो चील की तरह होती है, इसलिए चील गाड़ी शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त में लेने लग गए हम। मैं सामान्य बोलचाल में चील गाड़ी बोलते हैं। तो चील के समान गाड़ी है वो, चील द्वारा नहीं चलती है, चील कैसे चला सकते हैं उसको, चील के समान गाड़ी, ये इसका विग्रह रहेगा, आपको ध्यान रखना। रेल जो है, रेल शब्द पटरी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उस पर चलती है वो गाड़ी, इसलिए रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखो, स्वर्णकार, चर्मकार, लोहकार शब्दों में समास कौन सा है? स्वर्णकार, चर्मकार और लोहकार। आप इस शब्द पर यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, कार शब्द पर, कार है, यहाँ भी कार है और यहाँ भी कार है। स्वर्णकार स्वर्ण का कार्य करने वाला, चर्मकार चर्म का कार्य करने वाला और लोहकार लोह का कार्य करने वाला। इसका जो तद्भव होता है सुनार होता है, इसका जो तद्भव होता है चमार होता है और इसका जो तद्भव होता है वो लुहार होता है, ऐसे। तो अब इसमें कार जो शब्द है, इस कार शब्द जो है एक क्या ऐसा शब्द है, ये होता है उपपद, यानी ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है और ये उपपद होता है, इसलिए इसका समास का जो नाम देखेंगे उपपद समास, उपपद तत्पुरुष समास। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या अंदर का प्रश्न है ये, मतलब ये ऊपर से उठाया हुआ प्रश्न नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, नहीं तो अलुक होगा। अलुक में क्या होता है, कारक चिन्ह शब्द में ही मिला होता है। उपपद आपका उत्तर है ही। नए तत्पुरुष जो ए अन वाला, न वाला, न ना वाला जो है, ये इसमें अज्ञान अनश्वर, जो पिछली कक्षा में मैंने बात करी थी। और लुप्त पद, जैसे भी बात करें तो रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो लुप्त पद के उदाहरण हैं। आपका उत्तर रहेगा उपपद तत्पुरुष समास। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखेंगे आप, दीवार पर पीताम्बर लटक रहे हैं, वाक्य में पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? इस तरह के प्रश्न की बात हमने कक्षा में भी की थी कि वैसे पीताम्बर शब्द में जो समास होता है वो कौन सा होता है, बहुव्रीहि होता है, और हम गलती भी कर सकते हैं कि बहुव्रीहि कर दें। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें विकल्प बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय और द्विगु, 4 विकल्प हैं। अब इसमें एक दीवार पर पीताम्बर, तो यह पीताम्बर शब्द का जो अर्थ है ना, वो विष्णु या कृष्ण के अर्थ में नहीं होकर एक किस अर्थ में है, पीले वस्त्र, पीले वस्त्र के अर्थ में इसका है। अब वस्त्र की विशेषता कैसी है, पीला, पीला है मतलब एक रंग है, रंग क्या करता है, विशेषता बताता है, और विशेषता बताता है तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय, तो आपका उत्तर होगा कर्मधारय समास। पीताम्बर शब्द में हमने बहुव्रीहि की बात की, लेकिन यहाँ उत्तर आया कर्मधारय समास। ये क्यों हुआ, क्योंकि वाक्य के आधार पर उसका अर्थ बदल सकता है, ये भी हमें जानना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, देखें, किस पद में अविभाव समास है? अविभाव समास कौन से पद में है? एक है नास्तिक, भरपेट, अशिष्ट और कष्टप्रद, 4 हैं। तो नास्तिक जो है इसका हो जाएगा नय और आस्तिक, यानी ये कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका नय और आस्तिक, यानी ये नय आने पर होगा नय तत्पुरुष, तो तत्पुरुष का भेद हो गया। भरपेट की बात करेंगे, अशिष्ट ए आ गया, ये भी इसका ही हो जाएगा, इसका नय तत्पुरुष का, ये दोनों ही नए तत्पुरुष के भेद हैं। कौन से, ये नास्तिक वाला भी और ये भी। और कष्टप्रद, कष्ट को प्रदान करने वाला, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अब हमारा एक ऑप्शन बचता है भरपेट, आपको साथियों याद होना चाहिए, यथा, यावत, दर, भर, पूर्वक, ये शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, अविभाव, ये हमने बताया भी था आपको। तो भर शब्द आने पर क्या हो गया, भर पेट, पेट भरकर इसका समास विग्रह होगा, तो ये आपका उत्तर होगा ये भरपेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से अविभाव समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखें आप अगला, लाभ हानि सामासिक पद का विग्रह है। अब हमें सबको पता है कि लाभ हानि में द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, लाभ और हानि, लाभ या हानि, लाभ हानि आदि, लाभ तथा हानि। बहुत ही सामान्य सा एक प्रश्न है, लेकिन देखिए ऑप्शन 4 बन गए इसके, लाभ और हानि, लाभ या हानि, लाभ हानि आदि, लाभ तथा हानि। साथियों द्वंद्व समास में सब आता है, और भी आता है, आदि भी आता है, तथा भी आता है, या भी आता है। अब हम करें क्या, तो ये दोनों शब्द देखें आप, लाभ और हानि क्या है, ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द होने पर आपको पता है विग्रह में क्या लगाते हैं, या लगाते हैं या फिर अथवा लगाते हैं, ये हमें लगाना है। तो यहाँ या लगा हुआ है, तो हमारा उत्तर हो गया लाभ या हानि।
ये हमें ध्यान करना है। लाभ हानि में लाभ या हानि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? गलत विग्रह देखेंगे किसका है, मतलब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे। अधमरा आधा है जो मरा हुआ, महात्मा महान है जो आत्मा, राजभाषा राजा की भाषा, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। जानकारी है कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखो आधा है जो मरा हुआ बिल्कुल ठीक लग रहा है, महान है जो आत्मा ये भी ठीक है, राष्ट्र का पति भी ठीक है। यहाँ ये राजा की भाषा नहीं होगा, यहाँ होगा राज्य की भाषा। राज्य की भाषा इसका आपका उत्तर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, राज्य की भाषा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम, और ये है अगला, ये किस पद में समास का नाम सही है? पद भी है और नाम भी दे रखा है, सही किस में बताओ? चौराहा कर्मधारय समास, कृष्ण सर्प ये भी कर्मधारय समास, षडानंद द्विगु समास और अज्ञान अविभाव समास। चार ऑप्शन हो गए। तो देखेंगे चौराहा शब्द में आपको बिल्कुल पता है कि चौ एक संख्यावाचक शब्द है, तो ये कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उत्तर आपका द्विगु होगा। षडानंद में द्विगु नहीं होगा, षडानंद कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त है, 6 मुख जिसके हैं, ये बहुरी हो जाएगा इसका, तो आप ये भी अच्छे से देख लीजिए, इसका भी आपका उत्तर नहीं बैठ रहा है। अज्ञान में ए लगा रहे हैं, ए जब लगता है तो नए तत्पुरुष होता है, तो ये तत्पुरुष का भेद होना चाहिए, अविभाव नहीं हो सकता इसमें। और एक कृष्ण सर्प में कर्मधार, अब इस कृष्ण को देखो काले के अर्थ में लिया गया है, यहाँ पे कृष्ण का अर्थ काला है, काले सांप की सर्प की बात कर रहे हैं हम, यानी ये काला सर्प है ये, तो काला क्या एक रंग है, और रंग किस में आता है, कर्मधारय में, तो ये सही है। यहाँ इस कृष्ण से अर्थ वो भगवान कृष्ण वाला कृष्ण नहीं लगाना है, कृष्ण और सर्प नहीं लगाना है, काले सर्प की बात कर रहे हैं, कृष्ण सर्प, तो ये कर्मधारय समास होगा। इसलिए हमें कंफ्यूज भी हो सकता है, हम कभी कभी चारों विकल्पों को ढंग से देखें और तभी अपना उत्तर करें, तो ये आप इसमें सही कर पाओगे। अगला देखेंगे, ये देखेंगे मोहन ने तिरंगा शर्ट पहन रखा है, वाक्य में तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? ये हम पहले भी बात कर चुके तिरंगा की। तिरंगा में समास सामान्यतः बहुव्रीहि होता है, लेकिन जब तिरंगा राष्ट्र ध्वज के अर्थ में आता है तब यहाँ वाक्य में आ गया। यहाँ पे तिरंगा का अर्थ है 3 रंग का, अब 3 रंग का कोई शर्ट पहन रखा उसने, इसलिए यहाँ पर ये ती जो है रंग 3 संख्या के अर्थ में आ गया, और संख्या के अर्थ में आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर द्विगु समास हो गया। तो ये क्या है, द्विगु इसका उत्तर रहेगा, ये उत्तर नहीं रहेगा, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। तो तिरंगा में 3 रंग की किसी शर्ट की कमीज की बात कर रहे हैं हम, न कि या राष्ट्रध्वज की, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, ये इसमें बहुव्रीहि नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये देखें 26 शब्द में समास कौन सा है? 26 जो है वो संख्या है, लेकिन संख्या होने पर हम द्विगु करते हैं, लेकिन द्विगु तभी करेंगे जब संख्या के बाद एक संज्ञा भी आए, वो एक समूह बन जाता है, जैसे हम ये बोल रहे हैं चौराहा, तिराहा, इस तरह के शब्द बोलते हैं, पंसेरी, तब होता है ये। इसमें तो केवल संख्या है 26, तो 26 में हो जाएगा 6 है और 20, इस तरह इसका विग्रह बनेगा, 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 दोनों ही संख्याएं हैं, और लग रहा है, जो समास कौन सा हो गया यहाँ पर, द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें द्विगु किसी भी स्थिति में नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा। ये हमने बात भी करी 25 में, या आया वहाँ भी एक बार 25 में कौन सा समास, हम 26 ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखो 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा है? साथियों ये जो प्रश्न है ये एक बार आया हुआ है प्रथम श्रेणी में, 2013 में जो प्रथम श्रेणी की एग्जाम लगी उसमें आया हुआ है, 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो 12 सिंगा मतलब 12 सिंह जिसके हैं, लेकिन नहीं, ये एक पशु विशेष के अर्थ में चला जाता है। अब उसके 12 सिंह हैं या नहीं है कोई गिनेंगे नहीं, लेकिन ये पशु का, उसको देखते हैं बोलेंगे 12 सिंह आ गया, उसका नाम यूँ ही निकाला गया कि लगभग 12 के आसपास सिंह होते होंगे, किसी के हुए किसी के नहीं हुए, लेकिन अब ये उस पशु विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हो गया 12 सिंगा। तो जब विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है तो समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके ये तीनों ही विकल्प आगे वाले नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला देखेंगे आप, तो ये देखो अगला शब्द है मृत्युंजय। मृत्युंजय शब्द में समास कौन सा है? अब मृत्युंजय शब्द जो है इसका जो हम संधि विच्छेद करते हैं मृत्युंजय, और देखो यहाँ पर इस मृत्युम शब्द का जो अर्थ है मृत्यु को, और जय का अर्थ है जय
करने वाला, पूरा विग्रह हो गया, मृत्यु को जय करने वाला। अब इसमें इस मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु को, यानी कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह तो इस शब्द के अर्थ में ही शामिल है, मृत्यु में, और कारक चिन्ह शब्द के अर्थ में शामिल है, यानी कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है, तो वह समास कौन सा होता है? अलुप्त तत्पुरुष। काफ़ी अंदर से प्रश्न था, ध्यान रखेंगे तो आपको भी आ जाएगा ये, और कुछ लोगों को आता भी होगा जिन्होंने ढंग से हमारी ये कक्षाएं देखी होगी। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, देखो सेवानिवृत्त, जन शून्य, नेत्रहीन, रोग मुक्त, 4 शब्द हैं। सेवानिवृत्त, जन शून्य, नेत्रहीन और रोग मुक्त शब्दों में कौन सा समास है? इन चारों शब्दों की बात करी, समास देखना हमें कौन सा इन शब्दों में। एक करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, 4 हमारे पास विकल्प हैं। देखो इनका विग्रह करते हैं। सेवानिवृत्त का हो जाएगा सेवा से निवृत्त, यानी पहले सेवा में थे, अब सेवा से चले गए, अलग हो गए सेवा से, अपादान तत्पुरुष बन रहा है। और भी देखेंगे, जन शून्य, जन से शून्य, अब जन नहीं है, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, और रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, यानी चारों में वो चीज़ अलग हो गई। और वैसे भी देखो निवृत्त शब्द है, शून्य, हीन और मुक्त, ये शब्द जो हैं ये अलग होने के अर्थ में आते हैं, और ये वाचक शब्द हैं, ये जहाँ भी आ जाते हैं अपादान तत्पुरुष होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? अपादान। ऐसे उदाहरणों में साथियों अगर एक शब्द का भी हमें आ जाता है तो हमारा उत्तर वो होता है, आगे वालों से हम इसको कन्फर्म करेंगे कि ये वास्तव में कहीं गलत तो नहीं है हमारा, ऐसा करके हम हमारा उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखें, इसमें है प्रतिदिन, आजन्म, बेवजह, यथाशक्ति शब्दों में कौन सा समास है? प्रतिदिन, आजन्म, बेवजह, यथाशक्ति शब्दों में समास कौन सा? अगर आपको याद है तो देखो, प्रति क्या एक उपसर्ग होता है, आ भी उपसर्ग होता है, बे एक विदेशी उपसर्ग होता है, और यथा अव्यय होता है। 4 शब्द हैं, याद हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। समास कौन सा है इनमें? अविभाव समास है, क्योंकि अव्यय होता है ये तीनों ही उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग जहाँ आता है वहाँ अविभाव समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अविभाव समास। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे हस्तलिखित, रोग पीड़ित और रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? देखो हस्तलिखित, रोग पीड़ित, रेखांकित शब्दों में समास कौन सा है? इसमें इसके विकल्प हैं करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, 4 इसके विकल्प हैं। अब इसका विग्रह जब तक नहीं करेंगे तब तक हम समास का नाम नहीं ढूंढ पाते हैं। हस्तलिखित का हो जाएगा हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। एक रोग पीड़ित, रोग द्वारा पीड़ित, या रोग से पीड़ित भी हो सकता है, रोग से पीड़ित। और रेखांकित का है रेखा द्वारा अंकित। तीन इसके हैं, हस्त से लिखित, रोग से पीड़ित, रेखा द्वारा अंकित। अब आप देखेंगे से आ रहा है, इधर भी से आ रहा है, इधर द्वारा आ रहा है। से और द्वारा आता है कर्म तत्पुरुष में, लेकिन ये अपादान में भी आते हैं से, तो इसका मतलब ये और ये दो तो उत्तर तो हमारे कट गए। से आ रहा है या द्वारा आ रहा है, तो ये एक तो ये और एक ये, लेकिन ये आता है अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ रोग से पीड़ित है तो रोग से अलग नहीं है वो, हस्त से लिखित है तो यहाँ अलग नहीं है, रेखा द्वारा अंकित तो अलग नहीं है। जब अलग नहीं है तो अपादान भी नहीं आएगा, डर का भी अभाव नहीं है, तो तत्पुरुष हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण तत्पुरुष आपका इसका उत्तर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे प्रश्न हमें उलझा भी सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है। देखेंगे उपमा, रूपक आदि अलंकार युक्त पदों में समास कौन सा है? उपमा, रूपक आदि अलंकार युक्त, यानी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार जहाँ होता है, जहाँ उपमा अलंकार होता है और रूपक अलंकार होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? अगर साथियों आप लोगों को याद है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। उपमा और रूपक में होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय के 2 भेद भी होते हैं उपमान और उपमेय के आधार पर। एक होता है उपमा कर्मधारय समास, और एक होता है रूपक कर्मधारय समास। रूपक
कर्मधारय समास। इस तरह उपमा कर्मधारय और रूपक कर्मधारय, दो प्रकार के कर्मधारय समास इसमें होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उपमा कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास, इसके भेद होते हैं। यदि आप देखो, हम बोलते हैं जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो इसमें हो जाएगा उपमा कर्मधारय। और हम बोलते हैं मुख चंद्र, मुख चंद्र में क्या हो जाएगा, चंद्र रूपी मुख, तो रूपक कर्मधारय। तो उपमा कर्मधारय और रूपक कर्मधारय ये किसमें, ये हो गए ये कर्मधारय समास के। तो आपका उत्तर कर्मधारय समास से बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उपमान और उपमे वाला जो काम है वो कर्मधारय समास में ही आ रहा है और कहीं नहीं। तो साथियों, आज की जो हमारी कक्षा थी इसमें हमने कुछ प्रश्न किए, अपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर करने का भी विचार किया होगा। और ये समास की आज की हमारी अंतिम कक्षा थी। अगली कक्षा में हम नया टॉपिक फिर से पढ़ेंगे।